हेलो फ्रेंड्स। आज मैं फिर इस सीरीज में आप लोग के लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूं। और अभी हम लोग चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही पढ़ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ही ये प्रॉब्लम है और ये ज्यादा ज्योमेट्री ओरिएंटेड होगा ये प्रॉब्लम। तो आइए प्रॉब्लम को देखते हैं। प्रॉब्लम फटाफट देख लेते हैं। टू डिफरेंट नॉन पैरेलल लाइंस मीट द सर्किल मोड z इज इक्वल टू आर इन पॉइंट्स a b c d रेस्पेक्टिवली। इफ दीज टू लाइन्स मीट इन z देन z विल बी गिवन बाय। यहाँ चार ऑप्शंस है, वो मैं डाल दूंगा आपको इमेज में, आप देख लेना क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं फटाफट। एक सर्किल है एंड टू डिफरेंट नॉन पैरेलल लाइंस मीट द सर्किल इन ABCD। तो एक लाइन हमारा ये है, एक लाइन हमारा ये है। ये जो पॉइंट्स होगा वो होगा A, B, C और D, और ये मीट कर रहा है Z पे। ठीक है, तो हमें किसका वैल्यू चाहिए? Z का वैल्यू चाहिए। अब कुछ यहाँ पे जो वैल्यूज है वो दिया हुआ है। जैसे जो सर्किल का इक्वेशन है वो है मोड z इज इक्वल टू आर। अब अगर सर्किल का इक्वेशन इस फॉर्म में होता है तो इसका सेंटर क्या होता है? सेंटर होता है 0,0। आई होप ये बात सब आप लोग को पता होगा, ये बेसिक बात है। और जो रेडियस है वो होगा r। अगर आप लोग इन सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स में कुछ दिक्कत आ रही है तो पूछिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। तो एक चीज देखिए कि जो ए पॉइंट है ये एक्चुअली एबीसीडी क्या है। बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होता है यहाँ पे कि ये एबीसीडी इंटीजर्स है, नंबर से क्या है। ऐसा कुछ नहीं है, एबीसीडी कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, क्योंकि हम लोग बात पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कर रहे हैं। तो आप देखिए ए जो है पॉइंट, यहाँ का सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा? आर। बी का भी आर, सी का भी आर और डी का भी आर, बिकॉज ऑल दिस 4 पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल। तो हम लोग यहां से एक बात लिख सकते हैं कि ए इंटू ए बार इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, बी इंटू बी बार इज इक्वल टू आर स्क्वायर, सी इंटू सी बार इज इक्वल टू आर स्क्वायर एंड डी इंटू डी बार इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सब ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं? क्योंकि मोड ए इज इक्वल टू मोड बी इज इक्वल टू मोड सी एंड इज इक्वल टू मोड डी एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? आर। ठीक है, ऐसा हम लोग इसीलिए लिख पा रहे हैं सिंस दिस पर्टिकुलर जो ये मोड ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, डी का वैल्यू सब आर है, क्योंकि सारे पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अप्रोच कैसे करें इस प्रॉब्लम को। एक जो प्रॉपर्टीज ये क्वेश्चन आते ही दिख जाना चाहिए, वो क्या है? पॉइंट्स जेड, बी एंड ए as well as points Z, D and C are collinear। तो जब ये पॉइंट्स कॉलिनियर है तो हम लोग कॉलिनियरिटी का प्रॉपर्टी यूज करेंगे और उससे Z का वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे। तो फिर चूंकि यानी सिंस पॉइंट्स Z, B and A are कॉलिनियर है ये पॉइंट्स, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां से? वी कैन राइट, देयरफॉर वी कैन राइट फ्रॉम हियर दैट z माइनस b अपॉन b माइनस a इज इक्वल टू लेमडा। लेमडा यहाँ पे क्या है? लेमडा कोई एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मतलब कोई एक पर्टिकुलर कांस्टेंट है जिसमें जो सिर्फ एक फिक्स्ड कोई वैल्यू है, यानी कि हम लोग इसको मैथमेटिकली बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। वो फिजिक्स वाला स्केलर नहीं है ये, ठीक है, ये स्केलर है। तो अब z माइनस बी बाई बी माइनस ए इज इक्वल टू लेमडा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये और ऑब्वियसली जो स्केलर है दैट मीन्स इट इज प्योरली रियल, दैट मीन्स इट इज प्योरली रियल। तो फिर अगर कोई नंबर प्योरली रियल हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल हो, तो हम लोग उसके बारे में एक बात बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए z इज प्योरली रियल, z बिलोंग्स टू r, r यानी रियल नंबर है z। तो फिर अगर कोई नंबर है हमारे पास z, तो हम लोग लिख सकते हैं z बार इज इक्वल टू z, क्योंकि जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारा 0 हो जाता है। इमेजिनरी पार्ट है वो हमारा 0 हो जाता है, तभी तो वो प्योरली रियल है। और जब इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तो ऑब्वियसली जो जेड बार हो या फिर जेड हो, दोनों इक्विवेलेंट होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड जो हमारा, वो a प्लस आई बी है,
और ये IB वाला पार्ट क्या है हमारा 0। क्यों? क्योंकि ये प्योरली रियल है, तो ये Z का वैल्यू क्या होगा? सिर्फ A। अब अगर मैं Z बार कर देता हूं तो वो क्या हो जाएगा? वो भी बस A ही रहेगा। दैट मीन्स Z इज इक्वल टू Z बार। तो इसी ढंग से यहाँ पे ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है ये भी इक्वल होगा अपने कंजुगेट के, यानी हम लोग लिख सकते हैं Z माइनस बी बाई बी माइनस ए इज इक्वल टू Z माइनस बी अपॉन बी माइनस ए का बार, और दिस इज इक्वल टू Z बार माइनस बी बार अपॉन बी बार माइनस ए बार। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कंजुगेट है या फिर जो बार है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सारे टर्म्स पे। तो यहां तक तो क्लियर है। अब Z माइनस बी बाई बी माइनस ए इज इक्वल टू Z बार माइनस बी बार अपॉन बी बार माइनस ए बार। यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम लोग। तो इस टर्म को न्यूमरेटर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से। तो Z बी बार माइनस Z ए बार माइनस बी बी बार प्लस बी ए बार, ये हो गया हमारा टर्म कौन सा? लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म हो गया है। एंड दैट इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन Z बार B माइनस Z बार A माइनस B B बार प्लस A B बार। आई होप इट वुड बी क्लियर। इसमें तो कुछ ऐसा कुछ है नहीं, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। अब हम लोग एक चीज देख सकते हैं यहां से कि B बार जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इक्वल है। अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं Z कॉमन ले लेते हैं, B बार माइनस A बार, इस दोनों में Z कॉमन ले लिए, प्लस B A बार इज इक्वल टू Z बार कॉमन ले लिए यहां पे, तो B माइनस A प्लस A B बार ए बी बार। अब थोड़ा इसको रब करना पड़ेगा। यहां से हम लोग Z बार का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो Z इंटू बी बार माइनस ए बार प्लस बी ए बार माइनस ए बी बार अपॉन B माइनस ए, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा Z बार। ठीक है। सिमिलरली जैसा हम लोगों ने ए बी पॉइंट्स के लिए ये वैल्यू निकाला, वैसे ही हम लोग अगर इन तीनों पॉइंट्स के कोलिनियरिटी को यूज करते हैं, अगर हम लोग यूज करते हैं इस प्रॉपर्टी को कि Z D एंड C आर कोलिनियर, तो हम लोग को फिर से एक ऐसा ही एक्सप्रेशन मिलता। वी वुड हैव गॉट अ सिमिलर एक्सप्रेशन इफ वी वुड हैव कंसिडर्ड द पॉइंट्स Z C एंड D। सो we now do not need to calculate again the same process, we can directly see by observing this particular expression। हम लोग इसको देख के फिर से इस पॉइंट्स के लिए वैसा वैल्यू लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? Z बार इज इक्वल टू, देखिए Z इंटू बी बार माइनस ए बार, तो यहां क्या होगा? Z इंटू बी बार माइनस सी बार, बी बार माइनस सी बार प्लस बी ए बार, तो यहां हो जाएगा प्लस बी सी बार माइनस ए बी बार, तो माइनस सी बी बार डिवाइडेड बाई B माइनस ए, दैट मीन्स D माइनस ए। आई होप इट वुड बी क्लियर अंटिल नाउ। यहां तक सब कुछ क्लियर होगा मेरे हिसाब से। तो वी हैव गॉट टू वैल्यूज ऑफ Z बार, one in terms of D, C and Z and another in terms of B, A and Z. So obviously the next step would be to equate these two expressions. हम लोगों को
दो वैल्यू मिला जेड बार का, एक डी और सी में, डी सी जेड में और एक बी ए जेड में। तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा इन दोनों को इक्वेट करना। तो हम लोग इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग जेड इंटू डी बार माइनस सी बार प्लस डी सी बार माइनस सी डी बार डिवाइडेड बाई बी माइनस सी, एंड दैट इज इक्वल टू, एंड दैट इज इक्वल टू, ये कैसा था हमारा सर्कल ऐसे और पॉइंट्स ऐसे, यहाँ पे हमने माना था ए बी, यहाँ हमने माना था सी बी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं z इंटू बी बार माइनस ए बार प्लस बी ए बार माइनस ए बी बार अपॉन बी माइनस ए। अब आपको एक बात समझ में आ रहा होगा कि मैंने जेड बार का ही वैल्यू क्यों निकाला, वाई आई टुक आउट द वैल्यू ऑफ जेड बार इन दिस एक्सप्रेशंस, बिकॉज आई वांटेड द वैल्यू टू कंटेन द टर्म जेड, क्योंकि जेड टर्म अगर कंटेन्ड होगा तभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हम जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। और हमसे क्वेश्चन में भी यही पूछ रहा है, जेड की वैल्यू निकालने के बारे में। अगर वो पूछता जेड बार के बारे में, if the question would have asked to calculate the value of z bar, we would have taken the value z here. Okay, so now one point was there that I had written earlier, that a bar is equal to r square, similarly b bar, similarly c bar and d bar. तो d bar की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो c bar है और d bar है ये सब r स्क्वायर है। तो d बार की जगह क्या लिख सकते हैं, d बार इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन डी। तो यहां पे लिखेंगे z इंटू आर स्क्वायर अपॉन डी माइनस सी बार भी ऐसे ही हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन सी प्लस डी सी बार, तो डी आर स्क्वायर अपॉन सी माइनस सी, यहां माइनस सी आर स्क्वायर अपॉन डी अपॉन डी माइनस सी, और यहां पे z टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर अपॉन बी माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी आर स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए आर स्क्वायर अपॉन डी और अपॉन बी माइनस ए। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास बार वाला टर्म्स नहीं हो, जो भी टर्म्स हो वो हमारा ए बी सी डी में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो। वो डिपेंड करता है, वो भी कोई गलत नहीं होता, वो आपके ऑप्शंस के हिसाब पे डिपेंड करता है कि आपसे कैसा ऑप्शन पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है उसमें वो बार के टर्म में नहीं पूछ रहा है, इसीलिए मैंने बार वाला पार्ट यहाँ से हटा दिया। अब देखिए आर स्क्वायर हर जगह कॉमन है, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी, सो वी कैन सेफली कैंसिल इट आउट। हम लोग आर स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं। तो आर स्क्वायर को अगर कैंसिल करते हैं यहां से तो क्या टर्म आएगा, z इंटू 1/d माइनस 1/c प्लस आर स्क्वायर का टर्म दोनों कैंसिल होगा, तो d माइनस सी अपॉन d माइनस सी नहीं, d बाई सी माइनस c बाई डी एंड अपॉन d माइनस सी, और यहां पे z इंटू 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए प्लस
बी अपॉन ए माइनस ए अपॉन बी। यहां पे एलसीएम लेंगे और स्टेप्स के थ्रू भरेंगे तो वो आएगा बी सी अपॉन सी माइनस डी प्लस सी डी अपॉन डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन डी माइनस सी। सिमिलरली z इंटू ए माइनस बी अपॉन ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए बी, राइट, अपॉन ए बी। और यहां पे भी एक टर्म रहा होगा, कौन सा, डी माइनस सी जैसे है वैसे यहां पे एक टर्म रहा होगा बी माइनस ए, वो छूट गया गलती से, तो डिवाइड बाई बी माइनस ए। अब यहां से देखिए सी माइनस डी माइनस सी, माइनस कॉमन लेंगे कैंसिल हो जाएगा, यहां पे भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या होता है, डी प्लस सी इंटू डी माइनस सी। वी कैन कैंसिल आउट दीज पर्टिकुलर टर्म्स, ओके। सो वी कैन राइट माइनस जेड अपॉन डी सी प्लस डी प्लस सी अपॉन सी डी, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस जेड अपॉन 1 बाई ए बी प्लस बी प्लस ए अपॉन ए बी, राइट। ऐसा लिख दिया हम लोगों ने। अब हमारा मेन पर्पस क्या है, z फाइंड करना। क्या करेंगे, z वाले टर्म्स को एक साथ रखेंगे। तो यहां पे रखिए z वाले टर्म्स को, इसको इस तरफ ले आते हैं, यह हो जाएगा z 1 अपॉन ए बी माइनस 1 अपॉन सी डी। यहां से इसको उस तरफ ले जाते हैं, हो जाएगा। और इससे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन डी। अब हम लोग काफी करीब हैं सॉल्यूशन के, तो यहां से जो z का वैल्यू निकल के आएगा वो होगा z इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स माइनस सी इनवर्स प्लस डी इनवर्स एंड डिवाइडेड बाय ए बी इनवर्स माइनस सी डी इनवर्स, या फिर ए इनवर्स बी इनवर्स माइनस सी इनवर्स डी इनवर्स, ओके। तो ये है हमारा सॉल्यूशन, ये है हमारा z का वैल्यू। तो देखिए क्वेश्चन में कुछ भी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होता है। जनरली क्या होता है कि ज्योमेट्रिकली आपको इस क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट था वो क्या था, मेन पॉइंट था कि आपको कंकरेंसी वाला प्रॉपर्टी यूज करने आना चाहिए। कंकरेंसी वाला प्रॉपर्टी आपको यूज करने आना चाहिए कि ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर है, सॉरी कंकरेंसी या फिर कॉलिनियरिटी बोल सकते हैं। कॉलिनियरिटी का जो प्रॉपर्टी है वो आपको यूज करने आना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर को लेके। अगर आप वो यूज कर लेते हैं और थोड़ा सा आगे का स्टेप्स विजुअलाइज कर पाते हैं, देन यू कैन इजीली सॉल्व दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आप लोग को अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोगों को किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट है तो पूछिए, ठीक है। थैंक यू।